तो अब हम नए टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि हमारे इन जितने भी पॉपुलर स्ट्रगल्स थे इसका सबसे इंपॉर्टेंट और की पॉइंट क्या होता है। बस यही पढ़ने वाले हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, इंपॉर्टेंट और की पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जा सकता हूं एग्जाम्पल्स में? बिल्कुल, चलते हैं। तो उसमें आपको याद होगा कि उन दोनों एग्जाम्पल्स में जब भी स्ट्रगल हुआ तो स्ट्रगल को ऑर्गेनाइज कराया किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ने। किसने? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ने। तो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन किस तरीके से वर्क करते हैं आपको भी पता है, इसके पीछे कोई ना कोई एक पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जरूर रहता है जो इन लोगों को लीड कर सके। नेपाल की बात करें तो नेपाल में हम लोगों ने देखा था 7 बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज साथ में मिल गए थे और आए थे सरकार चेंज करने के लिए। दैट वाज कॉल्ड 7 पार्टी अलायंस। और उन 7 पार्टी अलायंस के अलावा और भी कई सारे स्कूल के बच्चे, लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स और भी मतलब कॉमन पीपल का एसोसिएशन आया था, बने बनाए ग्रुप आए थे और स्ट्रगल में ज्वाइन हुए थे। सेम चीज अगर हम बात करनी शुरू करें बोलीविया की, तो बोलीविया में असल मायने में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी तो उसका अगेंस्ट में नहीं आई थी, बल्कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन सबके सामने आया था जो सबकी मदद कर रहा था। फेडेकोर उसका नाम था। उस इंस्टीट्यूशन का नाम क्या था? फेडेकोर, फेडरेशन ऑफ कोरल एंड अदर सोसाइटीज करके नाम था उसका। फेडेकोर उसको कहते हैं। तो फेडेकोर असल मायने में वो था जो लोकल प्रोफेशनल्स, साथ ही साथ उसमें इंजीनियर, डॉक्टर्स और लोकल प्रोफेशनल लोग वाले थे, उसको भी शामिल किया गया था। और वो अलग अलग फेडरेशन के द्वारा सपोर्ट किए जाते थे, अलग अलग यूनियंस द्वारा सपोर्ट किए जाते थे। यानी वहां पर भी यूनिवर्सिटी थी, उसके टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, होमलेस फार्मर्स और उसके बाद लेबर्स एसोसिएशन, ऐसे हजारों एसोसिएशन थे जो उनका सपोर्ट कर रहे थे। तो इसके जरिए हम ये कह सकते हैं, इन दोनों एग्जाम्पल से हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में हमेशा स्ट्रगल के पीछे कोई ना कोई एक बड़ा इंस्टीट्यूशन मौजूद जरूर रहता है। तो इसके बारे में हम एक लाइन क्या कह सकते हैं कि in democracies there should always be an organization before या behind any struggle। ये लाइन देखते चले तो बेटर रहेगा कि डेमोक्रेसी में हमेशा कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन रहना चाहिए जो ये डिसाइड करता हो या जो ये बताता हो कि ये किस सीरीज के अंदर हम लोग किसके डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अब यहां से ये ऑर्गेनाइजेशन अपना रोल निभा सकते हैं और रोल निभाने के इनके पास 2 तरीके हैं। क्या? तो ये डेमोक्रेसी में स्ट्रगल ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये क्या करते हैं? इट प्लेज ए वाइटल, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाइटल रोल इन देम, मतलब उनमें इनका काफी योगदान होता है। अब ये अपना रोल 2 तरीके से निभा सकते हैं, सबको पता है। एक तरीका ये या तो उसमें डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, या तो उसमें डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। एक डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, ये हो गया। अब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या? मैं सरकार के डिसीजन को या मैं गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स रिलेटेड मैटर पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कैसे दे सकता हूं? तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस मैं कैसे दूंगा? ऐसा तभी होगा ना जब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हूं, मैंने कोई पार्टी बनाई हो और मैं उस पार्टी के जरिए लोगों को चुनाव लड़ रहा हूं और लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुआ। क्या हुआ?
एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के लिए हम एक शब्द कहेंगे और वो हमारे लिए काफी रहेगा। कौन सा वो शब्द रहेगा जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के लिए काफी रहेगा? पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज यानी पॉलिटिकल पार्टी ही तो एक एसोसिएशन बनाती है, फिर चुनाव में पार्टिसिपेट करती है, फिर जीतती है या हारती है। तो जीतने या हारने दोनों के क्रम में वो सरकार को प्रभावित करती है। कैसे इन्फ्लुएंस करती है वो गवर्नेंस को? अगर वो जीत गई तो प्राइम पावर वो है और वो सारे डिसीजन तय करती है, यानी डिसीजन मेकिंग में उसका योगदान आ गया। और अगर वो हारती है तो वो ऑपोजिशन के तौर पर काम करती है और गवर्नमेंट जिस डिसीजन को ले रही है उसके पीछे की कमियां ढूंढ कर निकालती है। और इस तरीके से जीतने या हारने दोनों ही केस में ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट लेती है पॉलिटिकल डिसीजन के अंदर। क्या? डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। अब बारी आती है दूसरे की। तो लोग या हम और आप दिन भर खाली तो बैठे नहीं रहते ना, हर कोई तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग भी चाहेंगे कि हम लोग को जरूरत पड़े यार कि हम लोग भी पॉलिटिकल मतलब एसोसिएशंस को अपने डिसीजन को उनके डिसीजन को प्रभावित कर सकें। और हो सकता है कि हमें राजनीति करने नहीं आती हो सकता है कि हमारे पास प्रॉपर स्किल ना हो, हमारे पास डिजायर ना हो या हमारे पास नीड ना हो, ताकि जिसकी वजह से हम क्या कर सके? पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर सके। तो उस वक्त वो लोग क्या करते हैं? तो उस वक्त वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में तो नहीं आ सकते, तो वो किस इन्फ्लुएंस में आते हैं? दे हैव टू कम एज एन एड ऑफ इनडायरेक्ट मेथड, और वो इनडायरेक्ट रास्ते अपनाते हैं। और तब वो एक अलग नजरिए के तरीके से सबके सामने आते हैं। और कई इनडायरेक्ट नजरिए हैं जिनके जरिए सरकार को और सरकार के डिसीजन को हम लोग प्रभावित कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये तो एक था डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। और दूसरा था इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? जिसमें हम चाहें तो मतलब इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है? जिसमें हम चाहें तो हम सरकार को अपनी बातें सुनने पर मजबूर कर देते हैं। तो इसके लिए उन्हें भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ता है, लेकिन ये राजनीति में भाग नहीं लेता। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को लोगों के सामने रखता है और अपनी बातों को लोगों के सामने रखकर वो ये डिसाइड करवाने में मदद करता है कि कई बार हमें ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से काम करना है या नहीं है। ये बात बहुत ही आसान आ जाती है हमारे सबके सामने। तो इसके अंदर क्या करना होता है? हम बिना पॉलिटिकल पार्टी बनाए हम अपनी जरूरी बातों को सरकार के सामने रख सकते हैं। और वो इनडायरेक्ट नजरिया होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? एक ग्रुप इकट्ठा होता है जो एक जैसी इंटरेस्ट रखता है। एक ग्रुप इकट्ठा होता है जो एक जैसी इंटरेस्ट रखता है। और एक जैसी इंटरेस्ट रखता है तो वो क्या करेगा? बताइए, वो क्या करेगा? वो इसमें ज्वाइन होना चाहेगा। और वो क्या करेगा? अपनी इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के जरिए गवर्नेंस को झकझोरेगा, उनको चेंज कर सकता है। और इसके लिए कौन कौन से दो ग्रुप कहलाते हैं? तो जब हमारी सोच, आपकी सोच, उनकी सोच और 50 आदमी की सोच, 50 आदमी की इंटरेस्ट, 50 आदमी की थॉट और 50 आदमी की मांग एक जैसी हो जाएगी तो हम लोग एक ग्रुप ना बन जाएंगे। और उस वक्त हमारे ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा? सिमिलर इंटरेस्ट वाला है, तो इसीलिए हमारे ग्रुप का नाम क्या बन जाएगा? इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप ये असल मायने में एक वैसा ग्रुप होगा जो एक जैसे सोच वाले लोगों का, एक जैसी थॉट वाले लोगों का ग्रुप होगा, जिसके अंदर वो लोग ये डिसाइड करेंगे कि हमारी सहमति वाले काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब ये तो हो गया इंटरेस्ट ग्रुप। अब इसके बाद बारी आती है, एक और छोटा सा ग्रुप होता है जो सरकार पर दबाव बनाता है
और दबाव बनाने के वजह से इसका नाम भी बिल्कुल वैसा ही है, दबाव बनाने वाला, प्रेशर ग्रुप। क्या? प्रेशर ग्रुप। ये तो था इंटरेस्ट ग्रुप और ये है प्रेशर ग्रुप। ये सरकार पर दबाव बनाते हैं और कई बार हम लोगों को इनको बनाने के लिए, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन के लिए कई बार हमें जरूरत ही नहीं पड़ती किस चीज की, कि यार हमें एक एसोसिएशन बनाना, नहीं बनाने की जरूरत है। हम 50 लोग एक जैसी थॉट वाले इकट्ठा हो गए। आज हमको, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। इसमें आपको पार्टी को बनाकर अंदर जाकर नियम बनाने पड़ते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए सरकार ने कोई नए रोड रूल्स लाए, क्या लाया? रोड रूल्स, रूल्स फॉर रोड मतलब सड़क के कुछ कानून लाए और सड़क पर चलने वाले लोगों को उन कानूनों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मालवाहक गाड़ियां, जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल हैं, उन लोगों को लगता है कि इन नए रूल्स की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उनकी गाड़ियां चल नहीं पा रही है। फॉर एग्जांपल बोल दिया गया कि ट्रक 50 किलो से ज्यादा सामान नहीं लेकर जा सकता, 50 क्विंटल, सॉरी 50 क्विंटल से ज्यादा सामान लेकर नहीं जा सकता। तो ट्रकों के सामने तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया कि वो 100 बोरे या 50 क्विंटल से ज्यादा सामान लेकर नहीं जा सकते। अब जितने भी ट्रक ड्राइवर है वो सब इकट्ठा हो जाएंगे और सरकार को सरकार के इस नियम का विरोध करने लगेंगे, सरकार को इस मुद्दे पर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे और उन सब की इंटरेस्ट सेम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। उन सबका थॉट क्या रहेगा कि रोड रूल्स को बस क्या करो, इसको चेंज करो। उनका तो यही थॉट रहेगा ना कि भाई ये क्यों आया है, इसको चेंज करो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और इसी वजह से वो लोगों का धीरे 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 इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाएगा और वो लोग धीरे 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 एक एसोसिएशन क्रिएट करते जाएंगे और धीरे धीरे वो क्या बन जाएगा, एक इंटरेस्ट ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंटरेस्ट ग्रुप बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम रही? कोई प्रॉब्लम नहीं रही। तो ये तो चलते रहते, ऐसे ग्रुप चलते रहते थे। ठीक है, तो ये एक टाइप का सब्सटेंशियल मेथड होता है जिसमें हम बिना पार्टिसिपेट किए भी सरकार को अपनी बात सुना सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही। अब हम आएंगे और इनको विस्तार से पढ़ेंगे, क्या होते हैं ये, किस टाइप से वर्क करते हैं, इनके पीछे का फंक्शनिंग एबिलिटी कैसा होता है, इन सभी को देखते हुए चलेंगे। तो एक बात हम यहां पर ये भी देखते चलेंगे कि जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट वाली बात हो रही है, इस पर हमारे बुक में एक अलग ही चैप्टर दिया है। तो इस चैप्टर में हम इस टॉपिक को छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारा एग्जैक्टली आगे मिलेगा और आगे इस पर एक पूरा चैप्टर है, तो उसका डिस्कशन उसी चैप्टर में किया जाएगा। हम इधर पढ़ेंगे और इनको कवर करते हुए चलेंगे क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, इसको डिफाइन करना। और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में तो सरकार नियम डायरेक्ट ना चेंज करेगी, और सरकार नियम बदलती तो स्ट्रगल कहां होगा? स्ट्रगल कौन करेगा? जो लोग बाहर आकर सरकार को अपनी बात ऐसे सुनवाने में मदद करेंगे वही लोग ना स्ट्रगल करेंगे। कौन स्ट्रगल करेगा? इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। डायरेक्ट वाले लोग तो सीधा सरकार में जाकर सरकार चेंज कर देंगे, अंदर जाकर रूल बदल देंगे। लेकिन ये लोग ना फोर्स करेंगे, ये लोग ना, यहां पर ना आपको एक स्ट्रगल दिखेगा। तो इसीलिए स्ट्रगल एंड मूवमेंट चैप्टर है, तो हमें किसको पढ़ना है? इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को पढ़ेंगे हम लोग विस्तार से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कितने टाइप का होता है। तो इन इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात स्टार्ट करते हैं, तो छोटे छोटे सेगमेंट से स्टार्ट करते हुए चलते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास सेगमेंट आता है ना, वो है हमारा कुछ प्रेशर ग्रुप के नाम से। किस नाम से? प्रेशर ग्रुप। ये क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके पीछे का फंक्शन क्या है? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये एक वैसा ऑर्गेनाइजेशन है
जो सरकार की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस की कोशिश करता है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं, ये इलेक्शन पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। पॉलिटिकल पार्टी कभी भी किसी भी चीज में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट चाहती है, बल्कि हमारा प्रेशर ग्रुप उन चीजों को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। कैसे करता है? इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस के लिए क्या चाहिए? बस एक ही चीज चाहिए उसको, और उस चीज का नाम क्या है? वो लोगों के अंदर पार्टिसिपेशन को जगाता है। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन तब बनते हैं जब एक जैसी सोच वाले लोग एक साथ आकर अचीव करना शुरू कर देते हैं और अपनी कॉमन ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करनी शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सारे के सारे स्टूडेंट एक साथ आकर और इस बात पर खड़े हो जाएं कि लॉकडाउन वाले सेशन में जब पढ़ाई नहीं हो पाई तो एग्जाम्स नहीं लिए जाने चाहिए, तो वो क्या हो गया? वो एक प्रेशर ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, वहां पर लोग एक जैसे थॉट वाले इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप का मतलब ऐसा होता है कि दो ऑर्गेनाइजेशन, हाँ चलो इनके बारे में लिख ही देते हैं कि the organizations which influence, sorry थोड़ा क्लोज, influence the decision, the policies of government, the policies of गवर्नमेंट ये सरकार की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, बट डू नॉट एम फॉर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये किसी भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में नहीं जाना चाहते हैं। तो अगर ये किसी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में नहीं जाना चाहते हैं तो किस तरीके से ये बनेंगे? एक पॉलिटिकल पार्टी तो बन ही नहीं सकते, तो ये क्या बनते हैं हमारे? एक प्रेशर ग्रुप्स। अब जब हम चर्चा कर रहे हैं ना, तो स्ट्रगल की चर्चा करते करते हमें पता चलता है कि कई बार ऐसी चीजें भी मिलती हैं, ऐसी एंटिटीज भी मिलती हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का ही फॉर्म नहीं होती। वो कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, उसको देख के ही नहीं लगता कि वो ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा क्यों लोग कहते हैं? ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि ना उसका कोई कंट्रोलर है, ना उसका कोई कोऑर्डिनेटर है, बस वो एक लूज आइडेंटिटी के तौर पर काम करता है। तो उसको नाम दिया जाता है क्या? उसको नाम देते हैं हम मूवमेंट। क्या नाम देते हैं? मूवमेंट, आंदोलन। आंदोलन आपने देखा होगा, नेपाल का आंदोलन, ऐसे करके हजारों एंटिटीज आपको मिलेगी नेपाल, जहां पर लोग ना अपनी थॉट को, अपने बातों को अचीव करने के लिए इनका यूज करते हैं। जैसे नर्मदा बचाओ अभियान, मूवमेंट ऑफ आरटीआई, या फिर एंटी लिकर मूवमेंट, वीमेंस मूवमेंट, डेमोक्रेटिक मूवमेंट, मूवमेंट फॉर न्यू अचीवमेंट, मूवमेंट अगेंस्ट, क्या बोल सकते हैं, द बिल ऑफ गवर्नमेंट, द मूवमेंट अगेंस्ट द कांग्रेस प्रपोजल, ऐसे करके हजारों चीजें होती हैं, तो वो मूवमेंट कहलाते हैं। व्हाट इज अ मूवमेंट? मूवमेंट इज ऑल्सो a form to influence the politics rather than directly participating in the public, but it is a loose organization। ठीक है, इनके डिसीजंस जो होते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं और इनफॉर्मल होते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है, मूवमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरह कठोर या फिर यूनाइटेड नहीं होता। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जनता कितना पार्टिसिपेट करती है। ये दो टॉपिक आ गए। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे, इट ऑल्सो ट्राइज टू influence policies, but लेकिन unlike any organization
Unlike any organization, it has unlike any organization, it have क्या it has sorry it does not have a stronghold over decision ब्रैकेट में फ्लेक्सिबल ठीक है। तो इनके बारे में बात करें तो ये आता है कि ये हमारी सरकार को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशंस की तरह इसमें स्ट्रांग होल्ड ओवर डिसीजन नहीं होता। मतलब ये अपने डिसीजन पर, ये जो भी डिसीजन लिया गया है उस डिसीजन पर कड़े होकर नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि इनका पार्टिसिपेशन दिखाता है कि ये फ्लेक्सिबल हैं यार, इनका एक ही मात्र थॉट पर ये बिलीव ही करते हैं और इनकी पोटेंट इसी बात पर डिपेंड करती है कि कितने ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यानी इनका बस एक वो थॉट है क्या? मास मोबिलाइजेशन। क्या थॉट है? मास मोबिलाइजेशन, जिसके अंदर बस यही लोग सोचते हैं कि हाँ यार ये चीज जो चल रही है इसको गो ऑन करते रहने दो, इसको मूव ऑन करते रहने दो, बाकी चीजों को हम बाद में देखते रहेंगे। तो ये था हमारा मूवमेंट ग्रुप। मूवमेंट ग्रुप इज एन एंटिटी विच इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक वैसा प्रारूप है जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब बचा क्या? बचा इंटरेस्ट ग्रुप। तो आइए उसको भी देख लेते हैं कि उसकी वर्किंग कैसी है, उसका पोटेंट कैसा है। बहुत ज्यादा जरूरी है हमें ये जानना। तो आइए देखते हैं इंटरेस्ट ग्रुप। जैसा कि इसके नाम में लिखा है इंटरेस्ट ग्रुप। यूजुअली इंटरेस्ट ग्रुप किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की जरूरत को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप क्या करते हैं? यूजुअली ये किसी एक पॉलिटिकल या फिर पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे ट्रेड यूनियन हो गया, तो इनकी थॉट कैसी होगी? तो ये क्या होगा? इट promotes the interest slash demands of a fixed या slash particular सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, तो जब ये किसी एक सोच को, किसी एक इंटरेस्ट या डिमांड को प्रमोट करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। जब किसी की डिमांड को प्रमोट किया गया तो इसे हम लोग इंटरेस्ट ग्रुप कहेंगे। हित समूह जिसको हिंदी में कहते हैं, उधर नहीं जाएंगे हम हिंदी में, लेकिन अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो ये निकल के आता है कि हाँ रे, इंटरेस्ट ग्रुप ना दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के? तो इससे निकल के आएगा, एक निकल के आएगा और बोलेगा कि ये सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप होता है। सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप ये होता है। यानी वैसा ग्रुप जो किसी एक सेक्शन की बात को प्रमोट करे उसको हम लोग सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। इसके अंदर सारे एसोसिएशन आ जाएंगे। जैसे आपने वर्कर यूनियन का नाम सुना होगा, बस ड्राइवर यूनियन का नाम सुना होगा, पुलिस यूनियन का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना है, डॉक्टर्स यूनियन का नाम सुना होगा, स्टूडेंट्स यूनियन का नाम सुना होगा। तो ये वैसे इंटरेस्ट ग्रुप हैं जो किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं और इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं कि उसकी ही वेल बीइंग के लिए ये सब सिर्फ ध्यान देते हैं। तो उसको हम लोग नाम देते हैं सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप का। क्या नाम देते हैं? सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप। ये वैसा ग्रुप होता है जहां पर उसी सेक्शन की सारी बातों को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं रहा।
अब एक और आता है और वो नाम लेता है अपना कौन सा, तो वो बोलता है कि ना आप सेक्शनल है ना, तो हम ये आपके अपोजिट हैं, हम हैं पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। हम वैसे ग्रुप हैं जो सबका भलाई करते हैं, हम आपकी तरह सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप नहीं है। ये बोलता है कि हम आपकी तरह किसी एक सेक्शन पे टारगेट नहीं करते, बल्कि आई हैव टू अचीव अ बिगर टारगेट, और इसी वजह से वो क्या कहलाते हैं, वो हम लोगों को क्या दिखाते हैं कि ये हमारे पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप हैं। इनके बारे में बात की जाए तो ये सिलेक्टिव गुड की बात करते हैं। सिलेक्टिव गुड मतलब किसी एक चीज के अच्छाई की बात करते हैं, और इनके बारे में बात की जाए तो ये हमारे कलेक्टिव गुड की बात करते हैं। कलेक्टिव गुड यानी कि पूरे समाज की भलाई की जाए, एक आदमी का भलाई करके क्या कर लोगे, इसी वजह से ये दो ग्रुप निकल के आते हैं। ठीक है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाला जो मेजर टॉपिक है वो सब इसी के अंदर आता है। कोर कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का यही था। ठीक है, तो हमने पूरा का पूरा चैप्टर 3 पार्ट में कवर कर दिया है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, अभी भी लगती हो, तो कमेंट करके बताना, हम उस पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है हम हमेशा प्रॉब्लम ही सॉल्व करने के लिए बैठे रहते हैं। तो हाँ यार, थ्रू आउट द वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करो और लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो यार। तीन चार ही तो ऑप्शन होते हैं नीचे यूट्यूब चैनल में, तो उन तीनों चारों का यूज कर लो। यूट्यूब यूज करने का क्या फायदा कि तीनों चारों यूज नहीं होते। तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।